अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमनशा। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हयात का एक और सनसनीखेज केस सुनते हैं। मौसम गर्मा की एक अबरालू सुबह थी। माह जुलाई इख्तिताम पसीर था और सावन अपने जोबन पर नजर आता था। मैं हस्बे मामूल थाने पहुंचा तो पता चला अल सुबह एक शदीद जख्मी औरत को मकामी हॉस्पिटल में लाया गया था। वो बेहोश थी और उसकी हालत खासी तशवीशनाक थी। इतला मिलते ही मैंने एक एसआई को साथ लिया और फिलफौर मज़कूरा अस्पताल पहुंच गया। बारिश से बचाव के लिए हम अपने साथ छतरियां लाना नहीं भूले थे। औरत को अस्पताल पहुंचाने वाले शख्स का नाम अजमत अली था। अजमत अली इसी गांव का रहने वाला था। वो अलग सुबह अपने साथी के हमरा ट्रैक्टर ट्राली पर शहर की जानिब जा रहा था कि रास्ते में दरिया के किनारे इसने एक औरत को बेतरतीब पड़े हुए देखा। चुनाचे उसने अपने हमराही को, जो ट्रैक्टर ट्राली का ड्राइवर था, ट्रैक्टर रोकने को कहा। ड्राइवर मुराद अली ने फौरी तौर पर ब्रेक लगाए। बाद अज़ां उन्होंने सरसरी तौर पर इस जख्मी औरत का जायजा लिया और इसे जिंदा पाकर शहर के सरकारी अस्पताल ले आए थे। जब हम अस्पताल पहुंचे तो अजमत अली और उसका ड्राइवर साथी मुराद अली वहां मौजूद थे। अजमत अली 30-32 साल का एक सेहतमंद शख्स था। उसने खासी भारी मूछें रख छोड़ी थीं। उसके मुकाबले में मुराद अली की सेहत खासी दगरगूं थी और वो अपने चेहरे मोहरे से सदियों का बीमार नजर आता था। मुझ पर नजर पड़ते ही अजमत अली तेजी से आगे बढ़ा और सलाम करने के बाद बोला, सरकार, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। आप जल्दी से हमारा बयान शयान ले लें और हमें जाने की इजाजत दें। अगर हमें मंडी पहुंचने में देर हो गई तो चौधरी साहब हमारी खाल खींच लेंगे। एएसआई ने इसे दबका मारा। ओए चौधरी के घोड़े, जरा छुरी के नीचे दम तो ले। इतनी जल्दी किस बात की है? क्या तुम्हारा चौधरी कोई कसाई है जो खाल खींच लेगा? ओ जनाब, आप चौधरी नबी बख्श को नहीं जानते, अजमत अली के साथी मुराद अली ने खौफजदा लहजे में बताया। वो जरा जरा सी बात पर बड़ी कड़ी सजाएं देते हैं। एएसआई ने इस्तेहज़ाई अंदाज में कहा, अच्छा भाई, फिर तो तुम्हारे इस जल्लाद चौधरी से भी मिलना ही पड़ेगा। मैंने अजमत अली से इस्तफसार किया, अजमत अली, तुम जिस जख्मी औरत को अस्पताल लाए हो वो कौन है? मैं लड़की को नहीं जानता जनाब, उसने जवाब दिया। अच्छा, तो वो कोई लड़की है? मुझे तो वो लड़की ही लगी थी, अजमत अली ने कहा। इसकी उम्र ज़्यादा दिखाई नहीं देती। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो 16 या 17 साल की होगी। मैंने पूछा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो इस इलाके की रहने वाली नहीं है? अगर वो हमारे इलाके की रहने वाली होती तो मैं फिलफौर उसे पहचान लेता जनाब, अजमत अली ने बताया। मुझे यकीन है कि वो किसी दूसरे इलाके से यहाँ पहुंची होगी। एक लम्हे के लिए मेरे जहन में ये ख्याल आया था, मुमकिन है मज़कूरा औरत या लड़की को अजमत अली की ट्रैक्टर ट्राली से ही हादसा पेश आ गया हो और वो अपनी पोजीशन साफ करने के लिए इसे ट्राली में डालकर अस्पताल ले आए हों। मैंने अस्पताल पहुंचते ही ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से जख्मी औरत के बारे में मालूमात हासिल की थी। मज़कूरा औरत बेहोश थी और फिलहाल बयान देने की हालत में नहीं थी। ये मालूम होने के बाद ही मैं अजमत अली और उसके साथी की तरफ गया था और अब उनसे पूछताछ कर रहा था। मैंने कहा, अजमत अली, तुम इतनी सुबह कहाँ से आ रहे थे और किस तरफ जाने का इरादा था? उसने जवाब दिया कि जनाब, हम चौधरी साहब की ज़मीनों की तरफ से आ रहे थे और सीधा मंडी जा रहे थे। ड्राइवर मुराद अली ने मेरी मालूमात में इजाफा करते हुए कहा, मलिक साहब, उधर खेतों से हम ट्राली पर गन्ना लाद कर ला रहे थे जिसे मंडी में पहुंचाना था। खुदा के लिए आप हमें जाने की इजाज़त दे दें, नहीं तो चौधरी साहब हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसकी रोनी सूरत देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि चौधरी नबी बख्श कितना जालिम व जाबिर शख्स होगा। वैसे मैंने चौधरी नबी बख्श के कारनामों की खासी शोहरत सुन रखी थी, लेकिन अभी तक बराह रास्त मेरा उससे वास्ता नहीं पड़ा था। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि इस इलाके में मुझे तैनात हुए अभी मुझे ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। मैंने अजमत अली से कहा, तुम फिक्र ना करो, हम खामखा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। अगर तुम सारी बात सच सच बता दो तो तुम्हें अभी जाने की इजाज़त मिल सकती है। इसने उलझी हुई नज़र से मुझे देखा। जनाब, सारी बात तो मैंने आपको बता दी है, अब और क्या बताऊं? और रब दी सो मैंने एक भी झूठ नहीं बोला। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम पूरा वाक़या तफसील से बताओ। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उसने बताया कि वो गुज़िश्ता 2 दिनों से
चौधरी नबी बख्श की जमीनों से गन्ना ट्राली में लाद कर मंडी पहुंचा रहे थे। सब्जी मंडी में चौधरी नबी बख्श ने एक बहुत बड़ा गोदाम ले रखा था। वो अपनी जमीनों में उगने वाले अनाज को इस गोदाम में स्टोर करता था। आज हस्बे मामूल अजमत अली गन्ने से लदी हुई ट्राली के साथ शहर की जानिब आ रहा था कि दरिया के किनारे से एक औरत लेटी हुई नजर आई। उसने मुराद अली से कहा, ओए मुरादे, ट्रैक्टर रोक ले, इधर एक औरत नजर आ रही है। मुराद अली ने ब्रेक लगाने के बाद इधर उधर देखते हुए पूछा, अजमत अली, तुम किस औरत का जिक्र कर रहे हो? अजमत अली ने दरिया के किनारे की जानिब इशारा किया। वो देखो उस तरफ। हाँ भाई, है तो ये कोई औरत ही, मुराद अली ने हैरत आमेज लहजे में कहा, पर ये इधर क्यों पड़ी हुई है? आओ देखते हैं। अजमत अली ट्राली से नीचे उतर आया। मुराद अली भी ड्राइविंग सीट से नीचे कूद पड़ा और तशवीशनाक लहजे में बोला, अजमत अली, जरा ख्याल से, किसी मुसीबत में न पड़ जाना। इस दौरान में अजमत अली इस औरत के नजदीक पहुंच चुका था। वो बेतरतीब बेसुध पड़ी थी। मुराद अली ने इसके करीब आकर घबराहट आमेज लहजे में कहा, मेरा तो ख्याल है कि ये मर चुकी है। अजमत अली ने मस्कूरा औरत की नब्ज टटोली। नब्ज इंतहाई धीमी रफ्तार से चल रही थी और अब तब में डूबने वाली थी। मुरादे, ये जिंदा है, अजमत अली ने कहा, चलो इसे अस्पताल ले चलते हैं। यार, खामखा मुसीबत को दावत न दो, मुराद अली ने कहा, ये तो सीधा सीधा पुलिस केस दिखाई देता है, कोई ऊंच नीच हो गई तो हम लंबे ही लग जाएंगे। अजमत अली ने कहा, कुछ नहीं होता मुरादे, हमारी नीयत साफ है। नीयत को आजकल कौन देखता है? मुराद अली ने कहा, तुम पराए भट्टे में टांग न फंसाओ, हम इसे अस्पताल लेकर जाएंगे तो पुलिस बेरा शक हम पर ही करेगी। इंसानियत भी कोई चीज है मुरादे, इंसानियत का दर्द अपने दिल से निकाल दो, मुराद अली ने कहा, इसको यहीं पड़ा रहने दो, हमें पहले ही काफी देर हो चुकी है, पिंडा खोटा न करो। अपनी बात खत्म करते ही मुराद अली ने ट्रैक्टर ट्रॉली की जानिब कदम बढ़ा दिए। अजमत अली शीशोपंज में मुब्तला उठकर खड़ा हुआ ही था कि जमीन पर पड़ी हुई बेहोश लड़की ने धीरे धीरे कराहना शुरू कर दिया। अजमत अली ने आवाज देकर मुराद अली को अपने पास बुला लिया। इसे मुराद अली को राजी करने में खासी देर लगी। बहरहाल उन्होंने इस लड़की को ट्राली में डाला और अस्पताल ले आए। मैंने बारी बारी दोनों से मुख्तलिफ सवालात किए। दोनों के जवाबात में मुझे तजाद नजर नहीं आया। वैसे मुझे वो दोनों बेकसूर दिखाई दिए थे, ताहम मैंने इनके साथ ज्यादा नरमी जाहिर नहीं की। बाज़ औक़ात इंतहाई मासूम और बेज़रर दिखाई देने वाले अफराद भी बाद अज़ां खासे खतरनाक साबित होते हैं। मैंने मुराद अली से कहा, मुराद अली, तुम ट्रैक्टर ट्राली लेकर जा सकते हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा चौधरी तुम्हारी खाल उतारे। एक लम्हे के तवक्कुफ़ से मैंने कहा, और हाँ, एक बात याद रखना, मंडी से फारिग होकर सीधे थाने आ जाना, वहां तुम्हारा पक्का बयान होगा। एएसआई ने इसे घूरते हुए सनसनीखेज लहजे में कहा, मुरादे, कहीं रफू चक्कर होने की कोशिश न करना, ये ना हो कि चौधरी तो देखता ही रह जाए और हम तुम्हारी खाल। नहीं सरकार, मुराद अली कानों को हाथ लगाते हुए बोला। माई बाप, मेरी क्या मजाल, जो आपके हुक्म से 1 इंच भी इधर उधर हरकत करूं, मैं मंडी से सीधा थाने आऊंगा। मैं भी जाऊं मलिक साहब? अजमत अली ने इजाजत तलब नजरों से मेरी जानिब देखते हुए कहा। तुम थोड़ी देर इधर ही ठहरो, मैंने कहा, अभी तुमसे कुछ जरूरी बातें करना है। मैं अजमत अली को एएसआई की निगरानी में छोड़कर जख्मी लड़की की खबर गिरी करने के लिए अंदर पहुंच गया। अजमत अली को मैंने इसलिए रोक लिया था कि इसके साथ में जाए वकुआ का जायजा लेना चाहता था, उस जगह पर जहां वो लड़की इन्हें मिली थी। मैंने इस लेडी डॉक्टर से मुलाकात की जिसने जख्मी लड़की का तिब्बी मुआयना किया था। वो दुबले पतले जिस्म की मालिक एक अधेड़ उम्र औरत थी, ताहम इसकी खूबसूरती और खुश अखलाकी में कोई कलाम नहीं था। वो अपने पेशे में भी खासी माहिर दिखाई देती थी। मेरे इस्तफसार पर उसने बताया, मलिक साहब, लड़की को बड़ी बेदर्दी से ज़दोकोब किया गया है। उसके जिस्म पर जावजा तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं। दस्त दराजी और मारपीट के अलावा इस पर मुजरिमाना हमला भी किया गया है और बड़ी ही दरिंदगी का मुजाहरा किया गया है। ओह! मेरे सीने से एक अफसोसनाक सांस खारिज हुई। मैंने डॉक्टर से पूछा, क्या मैं इसका बयान ले सकता हूँ? फिलहाल तो ये मुमकिन नहीं है, लेडी डॉक्टर ने नफी में सर हिलाते हुए जवाब दिया। इसकी हालत खासी नागुफ्ताबे है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले से नींद का इंजेक्शन दिया है। इसका फौरी तौर पर होश में आना इसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। वो शदीद तरीन जज्बाती जहनी सदमे से दो चार हुई है। मेरा ख्याल है अभी वो बयान देने की पोजीशन में नहीं है। मुमकिन है शाम तक उसकी हालत कुछ संभल जाए।
वैसे मैंने ज़रूरी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। ठीक है, मैंने कहा, मैं इसका बयान लेने शाम को आऊँगा। हाँ, ये मुनासिब रहेगा। मैंने पूछा, लड़की के बारे में कुछ पता चला कि ये कौन है? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेडी डॉक्टर ने जवाब दिया। ट्रैक्टर ट्राली वालों का कहना है कि ये इस इलाके की रहने वाली नहीं है। हाँ, उन्होंने मुझे भी यही बताया है, मैंने कहा। फिर पूछा, लड़की के पास कोई सामान वगैरह भी था? नहीं, ऐसी कोई चीज़ तो मैंने नहीं देखी, उसने जवाब दिया। आपने इन लोगों से पूछा जो इसे अस्पताल लेकर आए थे? इनसे मैं सरसरी पूछगछ कर चुका हूँ, मैंने कहा। अभी तक इस बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। आप अपनी तफ्तीश जारी रखें, लेडी डॉक्टर ने कहा। कोई ना कोई सुराग मिल ही जाएगा। मैंने उठते हुए पूछा, वैसे लड़की की हालत कैसी है? लड़की की हालत खतरे से बाहर है, उसने जवाब दिया। ताहम इसे जिस्मानी तौर पर फिट होने के लिए कम से कम 10 रोज तक अस्पताल में रहना होगा। और इसकी जहनी सेहत के बारे में क्या ख्याल है? इसके बारे में सरेदस्त कुछ कहा नहीं जा सकता, उसने बताया। वो जितने बड़े जज्बाती सदमे से दो चार हुई है, इससे संभलने में उसे काफ़ी अरसा लगेगा। मैं बाहर आया तो एएसआई अजमत अली से सवाल जवाब में मसरूफ़ था। मेरे चेहरे पर छाई हुई तफक्कुर की बदली को देखकर एएसआई समझ गया कि सूरत हाल खासी संगीन है। मलिक साहब, एएसआई ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, ये अपना अजमत अली तो बड़ा बीबा बंदा है, हर तरह के ताउन के लिए तैयार है। अब आपका क्या इरादा है? थाने अजमत अली को रोक रखा है। कहाँ मलिक साहब? मैंने कहा, मौके पर। हमने अस्पताल से बाहर निकलकर एक टांगा पकड़ा और इसमें बैठकर दरिया की जानिब रवाना हो गए। अजमत अली की रहनुमाई में हम मतलूबा जगह पर पहुंचे। मैंने इस जगह का बगौर जायजा लिया। वो दरिया का किनारा था। दरिया के साथ साथ एक कच्ची सड़क शहर की जानिब जाती थी। अजमत अली की ट्रैक्टर ट्रॉली इसी सड़क पर जा रही थी कि नहर के किनारे वो लड़की पड़ी हुई दिखाई दी। मैंने बकुआ की ज़मीन का जायजा लेना शुरू कर दिया। बारिश के बाइस ज़मीन नमालूद थी और कदमों के निशानात वाज़े नज़र आ रहे थे। इनमें से कुछ निशानात इन अफराद के होंगे जो वहां से गुजरते रहे थे। मुझे मालूम हो चुका था कि जख्मी लड़की नंगे पांव थी। इसके कदमों के निशानात का अंदाज़ा लगाना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। नंगे पांव के निशानात के साथ साथ किसी मर्दाना पांव के निशानात भी बड़े वाज़े दिखाई दे रहे थे। मर्दाना पांव और जनाना नंगे पांव के निशानात दरिया के किनारे अंदर तक दूर दूर तक फैले हुए थे। इन निशानात से पता चलता था कि मज़कूरा लड़की खुद को बचाने के लिए झाड़ियों में चारों तरफ दौड़ती फिरी होगी। झाड़ियों में एक जगह खून के कतरे के निशानात भी पाए गए थे, जो यकीनी तौर पर जख्मी लड़की के खून के निशानात थे। एक बात तो यकीनी थी कि अस्पताल में बेहोश पड़ी इस अजनबी लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ था, इन्हीं झाड़ियों में हुआ था। मैंने घूम फिर कर गिरदोनवा का जायजा लिया। इन झाड़ियों में से दो रास्ते निकलते थे। एक पगडंडी नुमा रास्ता करीबी गांव की तरफ जाता था। ये वही गांव था जहां अजमत अली और मुराद अली चौधरी नबी बख्श का गांव में रहते थे। दूसरा रास्ता रेलवे स्टेशन की तरफ जाता था। ये एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था जो मेन लाइन से हटकर वाक़ था। यहाँ से दिन भर में इक्का दुक्का ट्रेनें ही गुजरती थीं। अजमत अली और उसका साथी मुराद अली इस बात की तस्दीक कर चुके थे कि वो मज़कूरा लड़की को नहीं जानते और ये कि वो इस गांव की रहने वाली भी नहीं थी। मेरे जहन में एक सवाल ने सर उभारा। मुमकिन है लड़की किसी दूसरे गांव या शहर से यहाँ आई हो और नागहानी सूरत हाल से दो चार होकर अस्पताल पहुँच गई हो। मैंने अपने इस ख्याल की तस्दीक के लिए लड़की के कदमों का खुरा ढूंढना शुरू किया। मैं लड़की के नंगे पाँव के निशानात की रहनुमाई में झाड़ियों में चलता रहा। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे एक झाड़ी में एक दुपट्टा उलझा हुआ दिखाई दे गया। अगलब इम्कान यही था कि दौड़ते हुए इस लड़की का दुपट्टा इस झाड़ी में अटक गया होगा, इसी झाड़ी के नज़दीक। मुझे एक जनाना सैंडल भी पड़ी मिल गई। मैंने कदमों के निशानात का ताक़ुब जारी रखा। अब नंगे पाँव के निशानात मादूम हो गए थे, अलबत्ता जनाना सैंडल और मर्दाना जूते के निशानात पहलू ब पहलू बड़े वाज़े नज़र आ रहे थे। और दिलचस्प बात यह थी कि ये कदमों के निशानात रेलवे स्टेशन की जानिब से झाड़ियों की तरफ आ रहे थे। अब इस बात में किसी शक की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी कि वो लड़की एक मर्द के साथ रेलवे स्टेशन से इन झाड़ियों की सिमत आई थी। इन्हीं झाड़ियों में इसकी असमत को तार तार किया गया था। इस बात की वजाहत होना बाकी थी कि आया लड़की को बर्बाद करने के बाद जख्मी किया गया था या इस पर मुजरिमाना हमला करने से पहले।
इसे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। जब तक लड़की होश में ना आती और मैं इसका बयान ना ले लेता, इस वक्त तक कोई हतमी बात कहना मुमकिन नहीं था। एक बात मैंने खास तौर पर नोट की थी, रेलवे स्टेशन की जानिब से झाड़ियों की तरफ आने वाले कदमों के निशानात बड़े हमवार और पहलू ब पहलू थे, जिससे जाहिर होता था कि वो लड़की अपनी मर्जी से इस मर्द के साथ झाड़ियों में पहुंची थी। लेकिन झाड़ियों के अंदर पहुंचकर कदमों के निशानात में बेतरतीबी और अफरा तफरी पाई जाती थी, जिसका वाज़ेह मतलब यही था कि वहां जो कुछ भी पेश आया था वो लड़की के लिए गैर मुतवक्के था। मैंने जाए वक़ुआ का तफसीली नक्शा तैयार किया। ज़ाब्ते की ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मैंने अपनी इब्तिदाई तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। सबसे पहले मुझे ये मालूम करना था कि वो लड़की कौन थी और किस इलाके से यहाँ पहुँची थी, इसका साथी मर्द कौन था और इन झाड़ियों में उसके साथ क्या हालात पेश आए थे। अब ये बात तो वाज़ेह हो चुकी थी कि वो दोनों स्टेशन से इस तरफ आए थे। इसका मतलब ये भी था कि वो दोनों किसी दूसरे शहर से यहाँ पहुँचे होंगे। मैंने अजमत अली को जाने की इजाज़त दे दी, साथ ही ये भी ताकीद कर दी कि वो इलाका छोड़कर कहीं न जाए और ज़रूरी कामों से निपटकर थाने आकर अपना तफसीली बयान रिकॉर्ड कराए। इसने मुझे यकीन दिलाया कि वो मेरी हिदायत पर अमल करेगा। मैंने लड़की के दुपट्टे और सैंडल को अपने कब्जे में किया और एएसआई के साथ थाने आ गया। मैंने फैसला कर लिया था कि बाद अज़ दोपहर अस्पताल जाऊंगा। अगर इस वक्त तक मज़कूरा लड़की होश में आ गई और बयान देने के काबिल ना हुई तो फिर रेलवे स्टेशन से बाकायदा तफ्तीश का आगाज़ कर दूंगा। इस रोज़ खिलाफ तवक्कुल और खिलाफ मामूल मैं थाने में इस कदर मसरूफ़ रहा कि दोपहर में जाने का वक्त ही नहीं मिल सका। शाम को मैं अस्पताल पहुंचा तो एक अंधोनाक खबर मेरी मुंतज़िर थी। वहां जाकर मुझे मालूम हुआ कि सुबह जिस ज़ख्मी लड़की को वहां लाया गया था वो ज़िंदगी की बाजी हार गई थी। मेरे इस्तफसार पर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने बताया, मलिक साहब, हमने उसकी जान बचाने में कोई कसर उठा न रखी थी, मगर उसका वक्त पूरा हो चुका था। मैंने पूछा कि वो लेडी डॉक्टर कहाँ है जिसने सुबह इस लड़की का तिब्बी मुआयना किया था। इसकी ड्यूटी का वक्त खत्म हो चुका है, उसने जवाब दिया। अगर कोई बहुत ही ज़रूरी हो तो उसे बुलाया जा सकता है। इसकी रिहाइश अस्पताल से ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने कहा कि इसे गए कितनी देर हुई है। डॉक्टर ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर निगाह डालते हुए जवाब दिया, मेरे ख्याल में वो 1 घंटा कबल अस्पताल से निकली थी। इसके बाद से आप ड्यूटी पर हैं? जी हाँ, वो मेरे आने के बाद ही गई थी। मैंने पूछा, जब से आप ड्यूटी पर हैं इस लड़की ने किसी किस्म की कोई बात की थी? अपने बारे में कोई बात, खुद को पेश आने वाले हालात के बारे में कोई इशारा या इससे मिलती जुलती कोई बात? नहीं जनाब, डॉक्टर ने नफी में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। जब से मैं आया हूँ ये मुसलसल बेहोश थी। कोई आधा घंटा पहले नर्स ने मुझे बताया कि लड़की की नब्ज डूब रही है। मैंने फौरी तौर पर उसका मुआयना किया, लेकिन मेरे आने से पहले ही उसकी रूह कब से अंसरी से परवाज कर चुकी थी। ओह! मेरे सीने से एक तशवीशनाक सांस खारिज हुई। ये तो बहुत बुरा हुआ, मैंने इज़्तिरारी लहजे में कहा। फिर पूछा, लेडी डॉक्टर ने आपको इस लड़की के बारे में कुछ बताया था? मेरा मतलब है कि इस लड़की ने अस्पताल में मौजूदगी के दौरान में अपने बारे में कुछ बताया हो? डॉक्टर ने बताया, मुझे तो लेडी डॉक्टर ने ऐसी कोई ख़ास बात नहीं बताई। ठहरें, मैं लेडी डॉक्टर को अस्पताल बुलवाता हूँ, मुमकिन है इससे मिलकर आपका मसला हल हो जाए। फिर वो स्टाफ रूम की तरफ बढ़ गया ताकि लेडी डॉक्टर को बुलवाने के लिए किसी को उसके घर भेज सके। मैंने अपने साथ आने वाले कांस्टेबलों में से एक को भेजकर सरकारी फोटोग्राफर को बुलवा लिया। थोड़ी ही देर के बाद मज़कूरा लेडी डॉक्टर अस्पताल में मौजूद थी। मेरे इस्तफसार पर उसने बताया, लड़की बेहोशी के दौरान में 2-3 मरतबा कराही थी। पहले तो मैं यही समझी कि जख्मों की तकलीफ की वजह से करा रही है। मैंने इसे एक सुकून आवर इंजेक्शन मजीद लगा दिया, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो एक मरतबा फिर कराही। मैंने महसूस किया जैसे वो कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। मुझे याद आया कि सुबह अजमत अली ने भी इस लड़की के कराने का जिक्र किया था जब उसने ट्रैक्टर ट्रॉली से उतरकर लड़की का जायजा लिया था, तो वो 1-2 मरतबा हौले हौले कराई थी। मैंने लेडी डॉक्टर से सवाल किया, आपने सुनने की कोशिश की लड़की क्या कहना चाहती थी? उसने उस बात में जवाब दिया। मैंने इसके कपकपाते होठों के नज़दीक कान लगाकर सुनने की कोशिश की। मैं वाज़े तौर पर तो कुछ सुनने में कामयाब नहीं हो सकी, तमाम इसकी नहीफ़ व नज़ार आवाज़ में मुझे एक नाम की तकरार महसूस हुई थी। कैसा नाम? मैंने जल्दी से पूछा।
शायद वो मियाँ खलील कहने की कोशिश कर रही थी। मियाँ खलील? मैंने ज़ेरे लब दोहराया। हाँ, वो कुछ इसी किस्म का लफ्ज़ था, लेडी डॉक्टर ने बताया। या शायद वो कुछ और कहना चाह रही थी। मैंने जो समझा वो आपको बता दिया है। मेरा अंदाज़ा है कि वो मियाँ खलील ही कह रही थी। आवाज़ में चूंकि बेइंतहा नकाहत थी, इसलिए उसके होठों से मियाँ खलील जैसे लफ्ज़ अल्फाज अदा हो रहे थे। मैंने पूरी तवज्जो से सुनने की कोशिश की तो मेरी समझ में आया कि शायद वो मियाँ खलील कहना चाह रही है। मैंने लेडी डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और इस नाम को अपनी डायरी में नोट कर लिया। इस वक्त तक सरकारी फोटोग्राफर अस्पताल पहुंच चुका था। मैं फोटोग्राफर के साथ अस्पताल के मुर्दा खाने की तरफ चला गया। लड़की की लाश को अभी तक सर्द खाने में मुंतकिल नहीं किया गया था। वो एक चर्मी काउच पर सफ़ेद चादर के नीचे ढकी हुई थी। मेरे इमाम पर अस्पताल के अमले ने लाश के ऊपर से चादर हटाई तो मैं इस नामालूम लड़की की लाश को देखकर दंग रह गया। वो 19-20 साल की एक इंतहाई हसीन और जमील लड़की थी। उसने सूती कपड़े का फूलदार जोड़ा पहन रखा था। अस्पताल वालों ने उसका लिबास तब्दील करने की जहमत भी गवारा नहीं की थी। इसके कपड़ों पर खून के धब्बों से अंदाजा होता था कि इसके जिस्म पर मुत्तईद जख्मों के निशानात होंगे। इसके दोनों हाथों पर भी जख्मों के निशानात वाज़ेह नजर आ रहे थे, जिसका मतलब था कि उसने हमलावर के बाद बचाने की भरपूर कोशिश की होगी। मेरे इशारे पर फोटोग्राफर ने मुख्तलिफ जावियों से चंद तस्वीर बना डाली। वो नामालूम लड़की जिंदगी से हाथ धो बैठी थी, मगर इसे देखकर यूं लगता था जैसे गहरी नींद सो रही हो। मौत ने उसके हुस्न जमाल को मुतासिर नहीं किया था। वो अपने चेहरे मोहरे और वज़कते से खालिस देहातन लड़की नजर आती थी। उसके जिस्म पर वाहिद ज़ेवर सोने की एक नथनी थी जो उसकी नाक के एक नथने में मौजूद थी। इस नथनी में 2 सफ़ेद मोती बड़े खूबसूरत दिखाई देते थे। नामालूम मजरूबा और मजलूमा अब मकतूला में तब्दील हो चुकी थी, इसलिए मुझे मजीद कानूनी कार्रवाई करना पड़ी। इस सिलसिले में लेडी डॉक्टर और ड्यूटी नर्स का बयान भी शामिल था। दोपहर में मुराद अली और अजमत अली ने थाने आकर अपना बाकायदा बयान नोट करवा दिया था। ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मैंने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ही में छोड़ा और अपने मातहत अमले के साथ वापस थाने आ गया। दूसरे रोज़ मैंने नामालूम मकतूला की एक तस्वीर एएसआई साबिर हुसैन को देखकर आसपास के इलाकों में इसके बारे में मालूमात हासिल करने भेज दिया। एएसआई के साथ मैंने 2 कांस्टेबलों को भी रवाना कर दिया था। इनके रवाना होने के बाद मैंने एएसआई असलम बड़ाइच को साथ लिया और रेलवे स्टेशन पहुंच गया। इस वक्त मकतूला की 2-3 तस्वीरें मेरी जेब में मौजूद थीं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि वो एक छोटा सा कस्बाती रेलवे स्टेशन था। चूँकि वो मेन लाइन पर वाक़ था, इसलिए वहाँ ट्रेनों की आमदोरफ्त ज़्यादा नहीं थी। वैसे स्टेशनों पर अमला भी खासा आराम तलब होता है और किसी ट्रेन की आमद पर ही वो स्टेशन पर नजर आते हैं, वरना कहीं न कहीं पड़े आराम फरमा रहे होते हैं। मैंने पूछगछ का आगाज़ निचले तबके से किया, यानी प्लेटफॉर्म पर मौजूद ठेले वालों, फेरी वालों और कुलियों वगैरह से। वो सुबह का वक्त था और इस वक्त प्लेटफॉर्म पर अच्छी खासी चहल पहल नजर आ रही थी। मालूम करने पर पता चला कि अभी थोड़ी देर में कोई ट्रेन आने वाली थी। मैंने मुख्तलिफ लोगों को नामालूम मकतूला की तस्वीरें दिखाईं और इसके बारे में इस्तफसार किया, लेकिन सबने अपनी लाइलमी का इजहार किया। मेरी तलाश मायूसी की हदों को छूने ही वाली थी कि उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। एक फेरी वाले लड़के ने तस्वीर को देखकर अस्पात में सर हिलाया था। मुझे उसकी आंखों में शनासाई की झलक दिखाई दी। इस लड़के की उम्र लगभग 12 साल होगी। वो सूरत ही से एक गरीब और पसमानदा लड़का नजर आता था। उसने गले में एक छाबड़ी लटका रखी थी, जिस पर वो बच्चों के खाने पीने की छोटी मोटी चीजें फरोख्त करता था। मेरे इस्तफसार पर उसने बताया, मैंने कल शाम इस कुड़ी को इधर देखा था जी। क्या तुम्हें यकीन है तुमने इसी लड़की को देखा था? मैंने दूसरी तस्वीर निकालकर उसकी आंखों के सामने लहराई। वो यकीन से बोला, मौजू को कभी धोखा नहीं हुआ जनाब। मुझे चंगी तरह यकीन है कि ये इसी लड़की की फोटो है। इसने मुझसे टॉफियां भी खरीदी थीं। मौजू तुम्हारा नाम है? मैंने पूछा। उसने बताया कि नाम तो मुजीब है जी, पर लोगों ने बिगाड़कर मौजू बना दिया है और मेरा ख्याल है कि ये नाम मुझ पर बड़ा फिट बैठता है। मैं हूँ ही मनमौजी। मैंने पूछा, काका मौजू, ये लड़की अकेली ही थी या इसके साथ कोई मर्द शर्द भी था? वो एक लम्हे सोचने के बाद बोला, मर्द तो कोई नहीं था। मैंने तो इसे इधर अकेले ही बैठे हुए देखा था। इधर किधर? उसने एक बेंच की जानिब इशारा किया। उधर बैठी थी। मैंने पूछा, उसने तुमसे टॉफियां खरीदते वक्त कोई बात भी की थी? बड़ी खास बात की थी जनाब।
मौजू की आंखें चमकने लगी। क्या खास बात? इससे पहले कि मौजू मेरे सवाल का जवाब देता, एक ट्रेन विसिल बजाती हुई प्लेटफॉर्म पर आ गई। लो जनाब, मैं तो चला, मौजू ने तेज आवाज में कहा। बाकी गल्लां या बातां बाद में। मेरे रोकने के बावजूद भी ट्रेन की जानिब वो लपक पड़ा। इस वक्त उसकी जबान कैंची की तरह चल रही थी। दाल सेवइयां, टिक्कियां, टॉफियां, कस्तब, पतसालू, रेवड़ी, बिस्किट, खट्टी मीठी इमली ले लो। अब सब्र के सिवा कोई चारा न था। हम इसका इंतजार करने पर मजबूर थे। मैंने एएसआई असलम वलाइच को हिदायत की कि वो मौजू पर नजर रखे और इसे आंखों से ओझल न होने दे। असलम ने मौजू के ताक़ुब में कदम बढ़ा दिए। मैं प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठकर गाड़ी के रवाना होने का इंतजार करने लगा। वो एक पैसेंजर ट्रेन थी, रश ज़्यादा नहीं था। थोड़ी देर के बाद ट्रेन हरकत में आ गई और एएसआई मौजू को लेकर मेरे पास आ गया। मैंने छूटते ही इससे पूछा, हाँ भाई काका, इस लड़की ने कौन सी खास बात की थी तुमसे? वो तामुल करते हुए बोला, इसके पास एक लिफाफा था जी। उसने मुझसे दरखास्त की थी कि अगर मैं वो लिफाफा इसकी माँ तक पहुंचा दूं तो वो मुझे पूरा 1 रुपया बतौर इनाम देगी। फिर तुमने क्या किया? मैंने पूछा। क्या तुमने वो लिफाफा इसकी माँ तक पहुंचा दिया था? वो कानों को हाथ लगाते हुए बोला, ना जी, मैं इस तरह के काम नहीं करता। मेरे अब्बा ने सख्ती से मना कर रखा है। तो इसका मतलब है कि तुमने इस लड़की को भी इनकार कर दिया था? आहो जी, मैंने चिट्टा जवाब दे दिया था। फिर इसने क्या कहा? इसने मुझसे कहा कि वो मुझे 2 रुपये इनाम देगी, लेकिन मैंने फिर भी इसकी बात नहीं मानी। वो मायूस हो गई और बेंच से उठकर उधर वेटिंग रूम में चली गई। मैंने पूछा, क्या तुमने इस लड़की से पूछा था कि इसकी माँ कहाँ रहती है? ओ जनाब थानेदार साहब, जिस पिंड नहीं जाना उसका रास्ता क्या पूछना? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। मौजू पहलवान, तुम खासे समझदार लगते हो, कुछ पढ़े लिखे भी हो। 3 जमातें पास हूँ जनाब, वो फखरी अंदाज में सीना फुलाकर बोला। आगे पढ़ने का शौक तो बहुत था जनाब, लेकिन अब्बा ने कहा कि पढ़ने में क्या रखा है, कोई काम काज करो ताकि घर में खुशहाली आए। फिर उन्होंने किसी रेलवे के मुलाजिम से बात करके मुझे यहाँ छाबड़ी लगाने की इजाज़त दिला दी। इस वक्त से मैं यहीं काम कर रहा हूँ। मैंने असल मौजू की तरफ आते हुए कहा, मौजू, तुमने बताया है कि वो लड़की अकेली ही प्लेटफॉर्म पर बैठी थी, लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक तो उसके साथ एक मर्द भी था। होगा जी, पर मैंने देखा नहीं। अच्छा ये बताओ, मैंने नर्म लहजे में पूछा, वो किस ट्रेन से उतरी थी या किसी ट्रेन का इंतजार कर रही थी? एक लम्हा सोचने के बाद उसने जवाब दिया, जनाब, मेरा ख्याल है कि वो किसी ट्रेन से उतरी ही होगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही यहाँ एक ट्रेन आई थी। जिस वक्त तुमने इसे बेंच पर बैठे हुए देखा, वो ट्रेन रवाना हो चुकी थी या प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी? आप भी कैसी बातें करते हैं जनाब, वो अजीब से लहजे में बोला। अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म